हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जब किसी कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है, जैसे कि किसी कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है X, अगर इस ग्रुप को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, इस X की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, C न्यूक्लियोफाइल प्लस ये X माइनस अलग हो जाएगा। मतलब कि कार्बन पे जो ग्रुप लगा था उसको किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने आके रिप्लेस कर दिया, तो मतलब कि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन कि मैकेनिज्म क्या है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है SN1 रिएक्शन या फिर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म क्या है इसका, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो ये जो SN1 रिएक्शंस होती है इनमें मेनली जो टर्शियरी हैलाइड्स होते हैं, यहाँ पे ये जो CX है उसको हम हैलाइड्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्शियरी हैलाइड होते हैं जैसे कि Me3CBr, अगर कोई OH माइनस इस पे अटैक करे तो क्या होगा, इस Br को OH माइनस रिप्लेस कर देगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, Me3COH प्लस Br माइनस, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो स्टेप 1 में क्या होता है, जो CBr बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब इस CBr बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से ये स्टेप जो होता है बहुत ही स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और अगर स्टेप हमारा स्लो है तो उसके थ्रू हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मतलब कि जो स्लो स्टेप होते हैं वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही होगी, वो स्टेप बहुत फास्ट हो रहा होगा, तो उस स्टेप के थ्रू रेट डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब क्योंकि ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, मतलब पहले स्टेप में जो ये CBr बॉन्ड है वो क्लीव होगा और वो क्या फॉर्म कर लेगा, Me3C कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेगा प्लस Br माइनस अलग हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में एनर्जी देनी है, तो ये स्टेप कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप ही कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS होता है। तो ये स्टेप कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अब पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो हमारा था OH माइनस आके वो इजीली अटैक कर सकता है। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, Me3C प्लस OH माइनस क्या फॉर्म हो जाएगा, Me3COH, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती है जो 2 स्टेप में एग्जिस्ट करती है, ऐसी रिएक्शंस को हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा RDS क्या है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड था इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Me3CBr, ठीक है। यानी कि क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था वो RDS था तो उसके थ्रू हमने रेट लिख दिया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी पावर है वो 1 है, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है। और ऑर्डर 1 होने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड बॉन्ड होगा, जो CBr बॉन्ड होगा वो टूटेगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोकेटाइन पे आके अटैक करेगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो इसके रेट पे इफेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये Br ग्रुप था
वो लीव कर रहा था और OH माइनस ग्रुप अटैक कर रहा था। तो कौन कौन से फैक्टर्स इन रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट क्या था हमारा? अल्काइल हैलाइड, क्योंकि रेट जो है इसकी अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के। तो रेट कब इंक्रीज होगा? जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर यहां पे क्या है? लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? यहां पे लीविंग ग्रुप क्या था? Br था। तो Br क्या कर रहा है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है, Br लीव कर रहा है, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। यहाँ पे Br, तो Br माइनस क्या है? ये लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? ये एक वीक बेस होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? लीविंग ग्रुप एक वीक बेस होना चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर वीक होना चाहिए। देखो, अब अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो वो क्या करता? डायरेक्टली इस पे अटैक करता और इसको निकाल देता। मतलब ये फर्स्ट स्टेप तो होता ही ना, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये कैसा होगा? वीक होगा, तभी पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे रेट की, तो रेट एक तो डिपेंड करेगा इस अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, दूसरा रेट वो करेगा, डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन होगा, स्टेबल होगा, उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि इस रिएक्शन में हमें SN1 का प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा? अब देखो यहां पे ये Br है, ठीक है। तो इस Br जब निकलेगा तो यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे ये जो कार्बोकैटायन है इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो इस कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अगर वो रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मतलब रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। तो हमेशा जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो हमें क्या करना है? उसकी रीअरेंजमेंट चेक करनी है कि क्या वो रीअरेंज करके एक नया स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, और वो एक टर्शरी कार्बोकैटायन होगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? एक प्राइमरी कार्बोकैटायन से। यानी कि ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ पे रीअरेंज करके एक टर्शरी कार्बोकैटायन पहले बन जाएगा, और उसके बाद इस टर्शरी कार्बोकैटायन पे OH माइनस का अटैक होगा और वो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो हमेशा कार्बोकैटायन में ये चेक करना है कि क्या वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल फॉर्म करेगा। अगर मोर स्टेबल फॉर्म करेगा तो ही वो ही जो होगा उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट अटैक होता, यहाँ पे सिंपल OH लग जाता, तो वो रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता, उसमें जो वो प्रोडक्ट होता है बहुत ही कम अमाउंट में। अगर ये 98% बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 2% बनेगा। यानी कि SN1 रिएक्शंस में क्या होगा? हमेशा ही कार्बोकैटायंस की क्या होगी? रीअरेंजमेंट्स होगी। अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। क्या होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री? देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन ले रहे हैं,
अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर ये OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, ठीक है। तो Br जो है वो क्या करेगा, रिमूव होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा कुछ इस तरीके से होगा, अब ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, sp2 है, प्लेनर है। अब क्योंकि ये प्लेनर है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो OH माइनस है ये नीचे से भी अटैक कर सकता है और ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, मतलब इसकी दोनों अटैक की पॉसिबिलिटी है। ये अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और डाउन, क्योंकि ये क्या है, प्लेनर है, कार्बोकैटायन तो प्लेनर ही है। तो ऐसे ही जब ये Br निकलेगा यहाँ पे, तो ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे OH माइनस फ्रंट साइड पे भी लग सकता है और ऐसे ही OH माइनस यहाँ पे बैक साइड पे भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इधर से टॉप से अटैक करेगा तो OH माइनस आगे लग जाएगा और अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो OH माइनस पीछे लग जाएगा। यानी कि दो प्रोडक्ट्स की क्या पॉसिबिलिटी है, एक में OH माइनस जो है, OH जो है वो आगे की साइड होगा और एक में पीछे की साइड होगा। यानी कि दो प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ इस तरीके के बनेंगे। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ये क्या है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में इनैंशोमर्स है, ठीक है। अब क्योंकि OH माइनस की दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, यानी कि इन दोनों इनैंशोमर्स की बनने की पॉसिबिलिटी भी क्या है, इक्वल है। तो जब दो इनैंशोमर्स इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा और इनका अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो जब दो इनैंशोमर्स इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। यानी कि जो SN1 रिएक्शंस है उनमें क्या हो जाता है, रेसमाइजेशन हो जाता है। ये क्या फॉर्म करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। लेकिन ये रेसमाइजेशन भी हमेशा 80 to 95% होता है, ठीक है। कभी भी जरूरी नहीं है कि 100% हमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब ये Br माइनस लीव करेगा तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल चला जाएगा, ये कहीं ना कहीं यही रहेगा, ठीक है। तो ये Br माइनस क्या करता है, कुछ परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आगे वाली साइड को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और OH माइनस है वो सिर्फ कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। और अगर पीछे से अटैक करेगा मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इस 80 to 95 रेसमाइजेशन के साथ 10 to 15% इन्वर्जन की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो Br माइनस है ये कहीं ना कहीं यही घूमता रहता है। अगर ये यही घूमता रहेगा तो OH माइनस तो आगे से अटैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन रिएक्शंस में 80 to 95% रेसमाइजेशन होता है और 10 to 15% इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये थी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं अब सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में, तो SN1 रिएक्शंस के लिए जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। अब क्यों पोलर प्रोटिक होना चाहिए हम उसके बारे में जानते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में CX बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो CX बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट पोलर होगा, जो सॉल्वेंट पोलर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का क्या मतलब है कि उस सॉल्वेंट की क्या टेंडेंसी है कि वो ऑपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर सके। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतना ही CX जो ऑपोजिट है C+ और X- उनको सेपरेट कर पाएगा। यानी कि अगर सॉल्वेंट हम पोलर ले रहे हैं तो वो CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए थी फर्स्ट स्टेप में उतनी नहीं चाहिए, मतलब वो जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, पोलर लेते हैं, जैसे कि वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब कैसे सॉल्वेंट्स होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। दूसरा कि सॉल्वेंट प्रोटिक क्यों होना चाहिए, उसके पास प्रोटॉन क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो जब पहले लीविंग ग्रुप था, जैसे कि हमारे पास Br माइनस था, ठीक है, Br माइनस लीव करेगा, तो ये जो Br माइनस है अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा जैसे कि वाटर होगा, तो वाटर क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। और अगर ये एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट
होना चाहिए। यानी कि SN1 रिएक्शंस में जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पोलर प्रोडक्ट, जैसे वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ऐसे सॉल्वेंट्स हम लोग लेते हैं जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, ताकि CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी ना देनी पड़े। और क्योंकि अब फर्स्ट स्टेप जो था वो तो कैसा था, एंडोथर्मिक था, क्योंकि हमें उसमें एनर्जी देनी थी, लेकिन जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है उसको भी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है, उसको सॉल्वेट कर लेता है, और उस सॉल्वेशन में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। और सॉल्वेशन में एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने की वजह से जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो हमें मिल जाती है। तो उस वजह से जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे कि रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन से अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, यानी कि रिएक्शन कैसी है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। और दूसरा ये नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। स्टीरियो सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है, अगर एक इनैंशोमर हमारा पर्टिकुलर क्वांटिटी में, लाइक एक इनैंशोमर प्योर 98% बन रहा है और दूसरा 2% बन रहा है, मतलब एक जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में बन रहा है और दूसरा बहुत कम क्वांटिटी में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों इनैंशोमर्स का मिक्सचर बन रहा है जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो होती है वो क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिव होती, नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। तो ये सब तो था SN1 रिएक्शंस के बारे में। अगर हम रिवाइज करें सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग हो वो तो डायरेक्ट अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरीके से उस पर स्टेबलाइज हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे F-, Cl-, Br- और I-, तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होगा, I- होगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है, तो जो नेगेटिव चार्ज वो लेके निकलेगा वो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा। तो जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप के बारे में हमने बात कर ली। सबस्ट्रेट के बारे में बात करें, जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। फोर्थ हमने बात करी कार्बोकैटायन के बारे में। रेट किसके प्रोपोर्शनल है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। और अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल बन रहा है तो पहले इसको हमें क्या कराना है, रीअरेंज कराना है, देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करानी है। फिफ्थ, सॉल्वेंट के बारे में हमने बात करी। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए, ताकि CX बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए और जो लिविंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज हो जाए। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें क्या बताना है कि रेट किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे SN1 का रेट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब ये Cl निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और यहाँ पे जब ये Cl निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से SN1 का रेट किसमें ज्यादा होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या करेगा, इस रिंग के साथ कंजुगेशन में जाएगा। तो जब ये कंजुगेशन में जाएगा तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ऐसे ही एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ। और जो हमारे कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम किससे देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन जो होगा इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होने के लिए, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो कार्बोकैटायन है ज्यादा स्टेबल है। यानी कि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसमें SN1 का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से देखना है कि SN1 का रेट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसके केसेस में यहाँ पे लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है। कार्बोकैटायन, यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनेगा वो भी रेजोनेंस के थ्रू, कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है, ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है। तो जो वीक बेस होता है वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, F-, Br-, Cl- एंड I-, लेकिन लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा होता है, आयोडीन। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो नेगेटिव चार्ज इजीली डिस्पोज हो जाता है। अब क्योंकि ये जो आयोडीन है ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो मतलब स्टेप 1 का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा किसका रेट होगा, C का, देन B का, देन A का, ठीक है। तो इस तरीके से हम SN1 के रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इनके केसेस में हमें बताना है कि रेट किसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे भी सबस्ट्रेट जो है हमारा, ये तो सेम ग्रुप है, डिफरेंस किसका है, लिविंग ग्रुप का, ठीक है। अब इसके केस में अगर हम लिविंग ग्रुप देखें तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, OCOCH3, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और ये क्या है, OCOCF3, O पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे CF3 ग्रुप है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन पे पहले जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अब क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, तो बेटर लिविंग ग्रुप जिसमें होगा उसका रेट ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका रेट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसका रेट ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, ठीक है, और CH2Cl, और यहाँ पे क्या है, CH2CH2Cl। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन देख लेते हैं किसका स्टेबल होगा, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब देखो क्या होता है, ऐसी जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायंस होते हैं उनके केस में एक तरह का रेजोनेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। अब होता क्या है इसके केस में, देखो जो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स होती है जो ओवरलैप कर रही होती है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। इस CH2 पे क्या प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो इनके बीच की जो इनर ऑर्बिटल्स होती है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की रिंग की, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शंस की वजह से ये जो ऑर्बिटल होती है ये बाहर की साइड, इनके जो लोब्स होते हैं वो बाहर की साइड चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, जो लोब्स होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है बाहर की साइड, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है इस कार्बन की, वो इस कार्बन की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेती है, और ये वाला बॉन्ड कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है। यहाँ पे इस CH2 और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब ऑर्बिटल एक्सपेल हो जाती है तो वो इस कार्बन पे प्रेजेंट p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेगी, और ये जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो और इस तरीके से जब इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है ऐसे कंपाउंड्स में, मतलब जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायंस होते हैं उनके केसेस में इस तरीके की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, और इसीलिए जो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है वो इस कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। ऑल्दो इसमें भी अगर हम पहले हाइड्राइड शिफ्ट करा के पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आए तो उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस इसमें होगा, लेकिन इन केसेस में डायरेक्ट ही डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसी वजह से जो इसका रेट होगा वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन में ज्यादा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उस पर एक बार देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेट बताना है SN1 रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे ये Br आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बना के देख लेते हैं। कार्बोकैटायन जब बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे Br की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ब्रिजिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस ये जो 6 कार्बन की रिंग है इसमें इस कार्बन ने ब्रिजिंग कर दी, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाए, ये 6 कार्बन की रिंग है और इस एक कार्बन के थ्रू ब्रिजिंग हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, मतलब प्लेनर है, और sp2 का क्या मतलब है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब पहले ही ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग थी और ब्रिजिंग भी कर दी हमने, तो यहाँ पे इस 120 डिग्री एंगल का होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रिंग में क्या आ गया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन आ गया। तो स्ट्रेन आने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आता ही नहीं है, और ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर बन गया तो 120 डिग्री एंगल, मतलब जो एंगल स्ट्रेन हो जाता है, जो डिफरेंस हो जाता है एंगल में बहुत ज्यादा हो जाता है, रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड हो जाती है इस ब्रिजिंग की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो Br लगा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज इजीली फॉर्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसके केस में जो SN1 का रेट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। यानी कि जो हमारे ब्रिज्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके केसेस में कार्बोकैटायन ना फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, SN1 रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि SN1
का जो रेट होगा वो कब ज्यादा होगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, या फिर अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो वो देखना है, या फिर कई बार ऐसी भी थी कि कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की डिफरेंट दे दे, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज्यादा होगी तो भी क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने SN1 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मिस हो गई कि SN1 का रेट टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ऐसा क्यों होता है। देखो अब SN1 के केस में कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना SN1 का रेट ज्यादा, ठीक है। तो जो टर्शरी वाले होते हैं उनके केसेस में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, और दूसरा यहाँ पे 9 हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन आ रहा है। तो टर्शरी के केसेस में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन किन के केसेस में होगा, सेकेंडरी के केसेस में होगा, देन होगा प्राइमरी के केसेस में, एंड देन मिथाइल के केसेस में। मिथाइल वाले लीस्ट स्टेबल हो गए, तो इनके केसेस में SN1 सबसे कम होगी। तो SN1 का रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब ये तो था हाइपर कंजुगेशन की वजह से, लेकिन अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन आ जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है, बेंजाइल, एंड देन होता है अलाइल, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन होती है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा बेंजाइल, देन अलाइल, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन मिथाइल। तो यानी कि जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शंस दिखाते हैं। तो इसके बाद हम लोग SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कब हमें SN1 अप्लाई करना है और कब SN2 अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक्स है जिनमें आपको कंफ्यूजन है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनके कुछ टॉपिक्स में आप समझना चाहते हो, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।